बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है 3727 पदों पर, उसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी यानी कि बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर है 11 मई 2025 का। बिल्कुल रिसेंट में एग्ज़ाम लिया गया है। तो एक बार आप सभी लोग जो है क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है और उसी पैटर्न पर आप तैयारी जारी रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और जब कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, यानी कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इस बार जो न्यू वैकेंसी आई हुई है बीएसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 में, बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट न्यू वैकेंसी 2025 में 3727 पदों पर आई हुई है। इसका एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न जो होगा ये गणित से पूछा जाएगा, 30 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछा जाएगा जीके का और 30 प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी का। तो सेम इसी पैटर्न पर ये पेपर लिया गया है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 1 में गणित दिया गया है, 30 प्रश्न गणित के दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले पूरा पेपर आप देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख लीजिए ये गणित के हैं। उसके बाद देखिए भाग 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें जो है जीके के यानी कि जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न हैं। और 40 प्रश्न देखिए 31 से लेकर के 70 तक में है, 31 से लेकर के 70 तक में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ 70 प्रश्न जो है ये पूछा गया है आपका, देख लीजिएगा जीके का। उसके बाद देखिएगा 71 से, यानी कि अब भाग 3 आ गया। भाग 3 में जो हिंदी है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 71 से लेकर के 100 तक में। तो ये पूरा 100 क्वेश्चन है। इसको एक बार आप देख लीजिए कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार से रह रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अब देख लीजिएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए ये आपका गणित का क्वेश्चन है, गणित के 30 प्रश्न हैं। हम लोग आते हैं जीके वाले सेक्शन में 31 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है ना फ्रेंड्स, 31 से हम लोग कवर करेंगे और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है ना। सक्सेस केंद्रा क्विज से आप लोग जुड़ जाइए। देखिए पढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पर प्रश्न को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। देखिए वंदे मातरम गीत जो है ना, ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, कभी कभी ऑप्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी रहता है। और ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और पहली बार इसको 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रगान जो है ये जन गण मन है। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलिए। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अच्छा, इसका परिभाषा क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, जीडीपी जो होता है किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। बताइएगा कौन सा इसमें जो कार्बन का एलोट्रॉप है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर अंग्रेजी में भी जो है, अंग्रेजी के छात्र हैं वो पढ़ लीजिएगा, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है।
अर्थशास्त्र के रचयिता, तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के रचयिता जो हैं ये कौटिल्य हैं। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको चाणक्य देखने को मिल जाए, तो कौटिल्य भी याद रखिएगा, चाणक्य भी याद रखिएगा और विष्णुगुप्त भी याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना भी किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी कि समर ओलंपिक गेम 2028 कहाँ पर होगा, तो देखिए 2028 जो होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अच्छा, अगर 2032 वाला अगर आपसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछेगा तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर, देखिए कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के शासक चंदेल वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, चंदेल वंश के जो शासक थे उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ये खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसमें से देखिए पूछा गया है कि मल्टीनेशनल कंपनी कौन सा नहीं है, तो देखिए सैमसंग है, नोकिया है, कोको कोला भी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में रिलायंस दिया गया है। तो रिलायंस जो है देखिए आमतौर पर इसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, बट देखिए अगर सख्त अर्थ में अगर बात करें, ठीक है ना, तो बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में इसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस ही करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी जो है यह आपका किस देश में आयोजित किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स विंबलडन ट्रॉफी जो है आपको 4 ग्रैंड स्लैम याद होगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपका विंबलडन होता है, उसके बाद आपका यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो वहीं पूछा गया है कि विंबलडन होता है आयोजन इसका इंग्लैंड में। अच्छा, इस बार देखिए 2025 में जो विंबलडन हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है ना, जैनिक सिनर ने, ये इटली के हैं जैनिक सिनर, इन्होंने जीता है पुरुष एकल का विंबलडन 2025। और महिला एकल का किसने जीता है? तो महिला एकल का जीता है किसने? तो महिला एकल का जीता है पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने, पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। ठीक है, कौन पदेन सचिव होता है? तो ये आपका होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि अपच का उपचार करने के लिए, ठीक है ना, अपच का उपचार करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड करता क्या है? तो ये अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो एंटासिड क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एंटासिड क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा अम्ल को उदासीन करने वाला। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपको पता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अच्छा, आजकल पूछा जा रहा है ना कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित का, इसको नोबेल प्राइज कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, और एक आपका प्रित्जकर पुरस्कार है, प्रित्जकर पुरस्कार को दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, और पुलित्जर तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। और देखिए 2024 में जो है आपको बखूबी याद होगा 2024 में, ठीक है ना, 2024 में ये आपका 74वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में जो है देविका रानी को दिया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला पूछा गया है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग धंधों पर नियंत्रण नहीं होगा, विदेशी व्यापार पर रोक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, बताइए। ग्रोथ ऑफ प्लांट किससे मेजर किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका किससे, ये किया जाता है क्रेस्कोग्राफ से। किससे किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ से किया जाता है। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ से
जो है पौधे की वृद्धि मापी जाती है, क्रेस्कोग्राफ। अच्छा, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है, किस खनिज को, व्हिच मिनरल इज कॉल्ड एज मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये आयरन को माना जाता है, लोहा को। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला है कि देश बंधु उपनाम है। अच्छा, देश बंधु है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ठीक है, और दीन बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है C.F. एंड्रूज को, C.F. एंड्रूज। ठीक है, C.F. एंड्रूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। ठीक है ना, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए। अच्छा, 1922 में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ था गया में, इसी की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने भी किया था। चलिए, जापान की मुद्रा पूछा गया है, क्या है, जापान की मुद्रा जो है ये येन है। ठीक है ना, जापान की मुद्रा येन है, ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये आपको पता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है यह भारत रत्न होता है। और 1954 में जो है भारत रत्न 3 लोगों को प्रदान किया गया था, C. राजगोपालाचारी, S. राधाकृष्णन और C.V. रमन को, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भारत रत्न। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था। अच्छा देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब पंचवर्षीय योजना जो है ना अब समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहला पंचवर्षीय योजना का जो समय था ये आपका 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है, गैर कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें से देखिए जूट जो है ये कृषि आधारित है, तंबाकू भी कृषि आधारित है और चीनी भी आपका जो है कृषि आधारित है। अच्छा, बिहार में पूछा जाता है कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये पश्चिम चंपारण जिला में होता है। ठीक है, और देश में उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर देखिए चर्म उद्योग जो है ये आपका लेदर इंडस्ट्रीज, ये कृषि आधारित नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और बता देता हूँ, यहाँ पर चर्म उद्योग की बात आई हुई है, तो याद रखिएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये चेन्नई में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चेहरा जो है देखने के लिए अगर हम बात करें व्यक्तिगत सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि चेहरा देखने मेकअप लगाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। ठीक है ना, समतल दर्पण का, तो याद रखिएगा। और समतल दर्पण में स्पष्ट, सीधा और बिना विकृति वाला प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण हो जाएगा। गाड़ियों के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो चावल का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन मैंने बताया है कि पश्चिम चंपारण में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है, तो तेलंगाना की राजधानी जो है ये हैदराबाद है। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में चलाया गया था। और यह आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी पर बन रहे ये सरदार सरोवर बांध है, इसके कारण होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का विरोध करना था। तो यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर जो है ये नर्मदा नदी पर ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है, तो महानदी पर है, उड़ीसा में। ठीक है, अच्छा दामोदर घाटी बांध जो है ये आपका दामोदर नदी पर है, झारखंड में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 में। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 में, अभी मैं आपको बता दूं जुलाई महीने में, ठीक है ना, इसके आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा, और ये 26वें गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा क्रम।
उसके बाद देखिए बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? बारदौली सत्याग्रह तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम पूछा गया है। तो रक्तदाब नापने का जो यंत्र है इसका नाम क्या है? तो ये देखिए क्रेस्कोग्राफ अभी हमने पढ़ा था, पौधे की वृद्धि मापता है। ठीक है ना। अच्छा, स्फिग्मो मैनोमीटर जो है ये आपका होगा राइट आंसर, ये रक्तदाब मापता है। बैरोमीटर वायु दाब, थर्मोमीटर तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है कि उत्तराखंड में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अभी ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जगदीप धनखड़ जी थे, वर्तमान में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आपको भी पता होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। तो फ्रेंड्स ये 1 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 मई के दिन। अच्छा, 22 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। और इसी दिन बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 मई। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? देखिए असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था इसको, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 1 अगस्त 1920 को। और देखिए ये जो चौरा चौरी की घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिला में, उसी के कारण गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था फरवरी 1922 में। चलिए उसके बाद और गांधी जी के द्वारा देख लीजिएगा, एक तो आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद ये असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है, यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल इसमें से कौन सा है? तो लोहा मेटालिक है, तांबा है, सोना है, अभ्रक इसमें से हो जाएगा माइका। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है ये पूछा गया है। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी बताइए। मेघालय की राजधानी बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी जो है ये शिलोंग है, और शिलोंग है, ध्यान रखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि और सिक्किम की राजधानी यहाँ पर दिया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलिए उसके बाद देखिए किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? अच्छा, रेगुर मिट्टी कहा जाता है किसको? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ध्यान रखिएगा, कपास की खेती। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, बंगाल विभाजन, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आपने पढ़ा है कि जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, और फ्लोएम जो होता है ये फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो ये भोजन यहाँ पर दिया गया फ्लोएम होगा, और जल का हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान जो है ये लागू कब हुआ, ये पूछा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकार जब किया गया था वो ध्यान रखना आपको 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, चलिए उसके बाद और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। देखिए साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका फाइनल हुआ था इंग्लैंड में, और फाइनल जीता है किसने? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। फाइनल जीता है किसने? तो दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति, तो देखिए वनस्पति जो है ये जैव संसाधन होता है, वनस्पति जो होता है ये बायोटिक होता है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास होता है? देखिए आपातकाल की घोषणा आपको याद होगा 26 जून 1975 को हुआ था। ठीक है, डेट सहित याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन सी
प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका भाग 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से भाग 3 स्टार्ट हो रहा है और भाग 3 में क्या करना है, हिंदी है, 30 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे। इस गद्यांश को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, देखिए इसी प्रकार से पढ़े, गद्यांश मत पढ़िएगा, एग्जाम में पहले प्रश्न पढ़िएगा फिर उसको इसमें ढूंढिएगा। तो देखिए बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह मूल सिद्धांत शामिल हैं। तो मूल सिद्धांत क्या नहीं है, तो सफाई है, भोजन शास्त्र है, तंदुरुस्ती है, अपना काम स्वयं करना है, घर पर माता पिता की मदद करना है। संगीत इसमें नहीं है, तो संगीत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर यहीं से आप पकड़ लीजिएगा, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। तो किसका ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वावलंबन का। ठीक है, घर पर किसकी मदद की बात किया गया है, तो आपने मूल सिद्धांत में पढ़ा ही है कि अपना काम स्वयं और घर पर माता पिता की मदद करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिएगा इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। ठीक है ना, तो किस यहाँ पर शिक्षा की बात किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका शारीरिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें से ये अब गद्यांश समाप्त हो गया। यहाँ से देखिए क्रिया शब्द चुनना है, तो इसमें से देखिए क्रिया कौन सा है, तो क्रिया खोजना है, खोजना क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ सर्च कर रहे हैं तो खोजना है, क्रिया है। चौमासा में कौन सा समास है, तो देखिए चौमासा में जो है ना द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास। 4 मास का समूह होता है चौमासा, 4 महीनों का समूह। अच्छा विशेषण यहाँ पर चुनना है, तो मधुर विशेषण हो जाएगा इसमें ना, मधुर विशेषण हो जाएगा। जो अक्षर जानता हो उसको साक्षर बोलेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, शुद्ध इसमें से चुनना है। बुजुर्ग कैसे लिखा गया है, तो फ्रेंड्स ये वाला बुजुर्ग आप देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट लिखा गया है। ठीक है ना, बाकी ये सब गलत लिखे गए हैं, ये वाला करेक्ट लिखा गया है। अब हिंदी के भी देख लीजिए, सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य का विलोम क्या होता है, तो मुख्य का विलोम गौण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अशुद्ध इसमें से आपको चिन्हित करना है। तो ये विश्वस्त सही दिया गया है, विश्व भी सही है, विषय भी सही है, ये विश्वस्त गलत लिखा गया है, विश्वस्त ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कौन सा इसमें से संज्ञा शब्द है, तो देखिए इसमें से संज्ञा शब्द आपका मुद्रण होगा, मुद्रण इसमें से संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव है। तो आप देखेंगे इसमें से तद्भव की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से आपका तद्भव जो होगा वो आपका हो जाएगा आंवला, आंवला तद्भव शब्द है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आंवला तद्भव शब्द है। और आंवला का अगर तत्सम पूछेगा तो आंवला का तत्सम आमलक होता है। ठीक है ना, आमलक इसका तत्सम हो जाएगा, आंवला यहाँ पर तद्भव है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, पूछा गया कि गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द, देखिए गणेश का पर्यायवाची शब्द आपको पता है, गणपति होता है, गजानन होता है, विनायक होता है, लंबोदर होता है, गणपति होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका इसमें से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका गज होगा। देखिए गजानन, गजवदन और गणपति ये पर्यायवाची शब्द हैं गणेश जी के। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। अब देखिए यहाँ पर अब तत्सम पूछा गया है, तो इसमें से अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो अमूल्य जो है ना, अमूल्य ये एक तत्सम शब्द है। जबकि इसका अगर तद्भव की बात करते हैं तो इसका तद्भव जो होगा ये अमोल होगा। ठीक है ना, अमूल्य होगा आपका तत्सम शब्द। उसके बाद देखिए जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो जुलूस जो है ये समूहवाचक है। बेशर्म में कौन सा समास है, बेशर्म में यानी कि शर्म के बिना, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, अव्ययी भाव जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अव्ययी भाव। उसके बाद देखिए देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, देव्यर्थ का, तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा देवी जोड़ अर्थ, देवी जोड़ अर्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, देवी जोड़ अर्थ होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लोटा डोरी में कौन सा समास है, लोटा डोरी में, तो लोटा डोरी में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है ना, द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे,
हरि प्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा। अच्छा, धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका ब्रज भाषा में कविता करते थे, ठीक है ना, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1941 में दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सुजान से कौन प्रेम करते थे? ये पूछा गया है, सुजान से कौन प्रेम करते थे? तो ये धनानंद करते थे। तो यहाँ पर देखिए धनानंद राइट आंसर हो जाएगा, धनानंद, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सुजान जो थी एक नर्तकी थी और धनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी भी थे। उसके बाद देख लीजिएगा कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म जो है ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। अच्छा, विष के दांत के कहानीकार के लेखक कौन है? विष के दांत कहानीकार के लेखक, तो इसको लिखा है आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने। नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि वीरेन डांगवाल की कविता इसमें से कौन सी है? वीरेन डांगवाल की कविता, तो यहाँ पर हमारी नींद जो है ये आपका वीरेन डांगवाल की कविता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया है। तो गुरु नानक का जन्म जो है ये आपका हुआ था 1469 में, ठीक है ना। 1469 में आपका तलवंडी में हुआ था, वर्तमान ननकाना साहब, पंजाब, पाकिस्तान में। सिखों के ये प्रथम गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ है? मैक्स मुलर का जन्म, मैक्स मुलर जो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ये एक जर्मन मूल ब्रिटिश तुलनात्मक भाषा शास्त्री हैं और इनका जन्म हुआ था आपका 1823 में, ठीक है ना, 1823 में, और मृत्यु इनकी हुई थी 1900 में। चलिए उसके बाद देखिए, नौकर की कमीज उपन्यासकार के लेखक कौन है? नौकर की कमीज, तो नौकर की कमीज जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की है, विनोद कुमार शुक्ल की, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार इनको विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइक कर दीजिए, पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया ये क्वेश्चन पेपर, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।